राजकुमार को पता चला था कि परीक्षा के दौरान कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो खुद यहाँ आए थे। फिर भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ इस लेवल का कोई राक्षस मिलेगा, एक ऐसी जिंदा लाश जो इस परीक्षा के सायों में छिपी बैठी थी। राजकुमार की नजरें सख्त हो गईं और उनके शब्द किसी तलवार की तरह चुभे। इस लिच ने सैकड़ों कैडेटों और अनगिनत सिपाहियों को बेरहमी से मार डाला था, उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही बुझा दी थी। उन्होंने उन मरने वालों को फूल कहा जो खिलने से पहले ही मुरझा गए, और उनके शब्दों के पीछे का दुख हवा में भारीपन पैदा कर रहा था। लियोन कैवलन के इरादे फौलादी थे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो गुनहगार को कभी माफ नहीं करेंगे। उनके लिए यहाँ रहम की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ इंसाफ होना था, क्योंकि मासूमों की मौत उनके लिए महज आंकड़े नहीं बल्कि एक ऐसा दाग थी जिसे वो अपनी ताकत से मिटाना चाहते थे। वो राक्षस चुपचाप अचानक आए इस शाही वारिस को देखता रहा, जैसे खेल के बीच में फिर से चालें समझ रहा हो। यान ने झुककर राजकुमार का स्वागत किया और लियोन ने फौरन उसे पहचान लिया। ये वही कैडेट था जिसने बाकी भर्ती हुए जवानों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी। पर लियोन को ये समझ नहीं आया कि यान यहाँ इस अड्डे के बीच में अकेला क्या कर रहा है। ये सोचकर कि यान ने अकेले ही लिच का पीछा किया और फंस गया, राजकुमार फौरन समझ गए कि उसे इस राक्षस के ठिकाने के बारे में किसने बताया होगा। उन्होंने यान को खबर देने के लिए शुक्रिया कहा और उसे वहां से फौरन भागने को कहा। यान ने चैन की सांस ली कि राजकुमार बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। पर वो जानता था कि इस समय पर हुई मदद के पीछे उसका पुराना दोस्त रोमन रिक्रूट नंबर 12 था, जिसकी फुर्ती की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया। पहली परीक्षा से ठीक पहले यान ने रोमन से एक जरूरी गुजारिश की थी। जैसे ही रोमन गेट पर पहुंचे, उसे इंस्ट्रक्टर को कुछ खास कोऑर्डिनेट्स 224 और 7 देने थे। ये एक बैकअप प्लान था जिसे किसी गुप्त दुआ की तरह बताया गया था, और अब वो काम कर गया था। लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्टरों का जानना काफी नहीं था, राजकुमार तक भी ये बात पहुंचनी जरूरी थी। और अब लियोन उस शैतान के सामने खड़े थे, जबकि लिच बड़ी ही अजीब और भूखी नजरों से अपने इन नए दुश्मनों की ताकत को तौल रहा था। वो लिच काफी दिलचस्पी लेता दिख रहा था। वो बड़बड़ा रहा था कि राजकुमार लियोन कैवलन का बहामुद से क्या रिश्ता हो सकता है। पर लियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जीव किस बारे में बात कर रहा है, जैसे उस नाम का कोई ऐसा इतिहास हो जो राजकुमार को कभी पढ़ाया ही नहीं गया। जब राजकुमार ने कड़ाई से पूछा कि उसने साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्यों लिया, तो वो राक्षस झल्ला गया। ये सवाल उसकी किसी दबी हुई नस पर लगा था, और लिच की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वो नाम उसके लिए महज कोई कहानी नहीं था। लियोन कैवलन की नजरें उस डरावने राक्षस पर टिकी थीं, जबकि वो लिच नफरत से फुसफुसा रहा था कि राजकुमार की रगों में संस्थापक का खून दौड़ रहा है। उस राक्षस के लिए ये बात किसी बेइज्जती जैसी थी, फिर भी लियोन डटे रहे और शैतान के गुस्से से बिल्कुल नहीं डरे। लिच जोर से हंसा और लोगों को बेवकूफ कहा, जैसे उसे इंसानों की नासमझी पर तरस नहीं बल्कि मजा आ रहा हो। पर उस बिगड़े हुए दिमाग के अंदर एक और रूह, मोमोन डिवाइन ड्रैगन की सांस वाली ताकत को दोबारा देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उस जीव के लिए ये एक खास दिन था जो पुराने वक्त की याद दिला रहा था। और अब एक इंसान ने मोमोन को मारने का फैसला किया था, उस मोमोन को जिसने अपना काम बखूबी किया था, जैसे किसी काम की चीज का इस्तेमाल खत्म होने पर उसे फेंक दिया जाता है। सिर्फ संस्थापक बहामुद के पास ही डिवाइन ड्रैगन की सांस होनी चाहिए थी। लिच एक घिनौनी और जीत वाली खुशी से भर गया, क्योंकि उसके सामने उसके दुश्मन का वंशज खड़ा था। किस्मत ने खुद उसे शिकार लाकर दिया था। बहुत समय पहले एक विशाल लाइब्रेरी में एक आदमी ऊंची अलमारियों के बीच अकेला खड़ा था।
वहां किताबों का ढेर लगा था और हवा में स्याही, धूल और किसी जुनून की गंध थी, जैसे वहां किसी कब्र में ज्ञान को बंद कर दिया गया हो। बड़ी सावधानी के साथ उस आदमी ने दीवार पर चमकती हुई जादुई मुहरें उकेरी। हर लकीर और हर निशान बड़ी बारीकी से बनाया गया था, जैसे कोई जादू से कोई मशीन खड़ी कर रहा हो। उस आदमी के पास जादू का गजब का हुनर था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे पता था कि उसे कैसा जादू चाहिए। वो दुनिया से ताकत नहीं मांगता था, बल्कि वो खुद उसे बनाता था, जैसे कोई लोहार लोहे को ढालकर औजार बनाता है। उस शानदार लाइब्रेरी का मालिक और उन चमकती मुहरों को बनाने वाला कोई और नहीं, जादूगर मोमोन था। उसके नाम में ही एक अलग किस्म का रोब था, और दीवार पर बनी वो मुहरें उसके हुनर का सबूत थीं, सटीक और खौफनाक। अपनी पूरी जिंदगी जादू की रिसर्च में बिताने के बाद मोमोन किताबों के बीच ऐसे रहता था मानो वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में बस गया हो। उसे हर नई और अनसुनी बात को जानने की ऐसी भूख थी जो कभी शांत नहीं होती थी। जादूगर मोमोन का सबसे बड़ा जुनून ये जानना था कि डंजियन की ऊर्जा को कैसे कैद करके रखा जा सकता है। वो समझना चाहता था कि उस खतरनाक ताकत को कैसे काबू किया जाए ताकि वो पानी की तरह हाथों से न फिसले। वो जादुई ऊर्जा के घेरे को बढ़ाने और उसे सोखने की ताकत को और बेहतर बनाने में लगा रहता था। मोमोन के लिए वो घेरा महज एक निशान नहीं था, बल्कि एक प्यासे मुंह जैसा था, और वो देखना चाहता था कि टूटने से पहले वो कितना निगल सकता है। जादूगर की ये उत्सुकता अब डर पैदा करने वाली थी। अगर वो सब कुछ एक ही जगह समेट दे तो उसे कितनी ताकत मिल सकती है। ये सुनने में आसान लगता था, पर इसका मतलब था एक ऐसा गहरा गड्ढा जो जादुई ऊर्जा के समंदर को पी जाए। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए मोमोन ने अपने जिगरी दोस्त बहामुत के शरीर पर प्रयोग शुरू कर दिए। ये फैसला बड़ा ही खतरनाक था क्योंकि इसमें दोस्ती और रिसर्च के बीच की लकीर धुंधली हो गई थी, पर जादूगर को एक ऐसा मजबूत शरीर चाहिए था जो इस भारी ताकत को झेल सके। प्रयोग कामयाब रहा। मोमोन ने अपने दोस्त के शरीर को नई जादुई ताकत से भर दिया, और आखिरकार एक दिल सा बन गया, एक ऐसा अंदरूनी हिस्सा जो काबू की हुई ताकत से धड़क रहा था। ये एक नई और जादुई जिंदगी की शुरुआत जैसा था। बदले हुए और मजबूत शरीर के साथ बहामुत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया, और वो अपनी इस ताकत को दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसके हर अंदाज से झलकता था कि उसे अपनी इस नई ताकत पर कितना नाज है। लेकिन जब वो एक बार फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों का दिखावा कर रहा था, तो उसके दोस्त मोमोन ने चिढ़कर उसे टोका। उसने उसे आधा डांटते हुए और आधा थककर कहा कि ये नौटंकी बंद करो और एक आम इंसान की तरह कपड़े पहन लो। अपने दोस्त से उन नए एहसासों के बारे में सुनकर, खासकर उसकी बढ़ी हुई काबिलियत के बारे में, मोमोन ने सब कुछ गौर से सुना। उसे पता चला कि बहामुत अब लड़ने की एक ऐसी तकनीक बनाना चाहता है जो इस ताकत को एक हथियार में बदल दे। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस मना हार्ट पर आधारित लड़ने की एक तकनीक तैयार की। बहामुत इस कामयाबी से इतना खुश था कि उसने इस नई तकनीक को एक ऐसा नाम दिया जो किसी महान कहानी जैसा लगे। मोमोन की बुद्धिमानी और उनकी मेहनत से बनी उस तकनीक का नाम रखा गया डिवाइन ड्रैगन की सांस, ब्रेथ ऑफ द डिवाइन ड्रैगन। इस नाम में ही एक अलग किस्म का खौफ और सम्मान था। लाइब्रेरी में वक्त गुजारते हुए मोमोन ने माना कि ये माना हार्ट की पूरी ताकत नहीं है। उसने आगाह किया कि अभी इसके गहरे पहलुओं पर रिसर्च चल रही है, और इस आविष्कार की असली सीमा क्या है, ये कोई नहीं जानता। मोमोन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बहामुत अचानक उसके करीब आया। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, उसमें एक अजीब सी माफी और चालाकी थी।
बेचारे जादूगर को समझ ही नहीं आया कि खतरा उसके सर पर खड़ा है। अपने ही हाथ को देखते हुए उस जादूगर ने देखा कि उस पर खून के छींटे पड़े हैं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई जब उसने अपने साथी से इसका मतलब पूछा। उसका दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके साथ धोखा हुआ है। बहामुत ने, जो अब गद्दार बन चुका था, अपने दोस्त से कहा कि एक जादूगर के तौर पर मोमोन का काम अब खत्म हुआ। मोमोन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो उसके साथ ऐसा कर सकता है। जैसे जैसे बहामुत बोल रहा था, किताबों पर खून के धब्बे पड़ते जा रहे थे। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी वो मोमोन को अपना प्यारा दोस्त कह रहा था। ये शब्द जहर जैसे लग रहे थे। अलमारियों के पास ऐसे बैठा जैसे किसी के जनाजे पर हो, उस गद्दार ने मोमोन से कहा कि अगर वो न होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता, न ये माना हार्ट और न ही डिवाइन ड्रैगन की सांस। उसकी बातों में एक अजीब सा एहसान था जो सिर्फ जख्म को और गहरा कर रहा था। बहामुत ने उस लाचार जादूगर को देखा और तय किया कि सब कुछ यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि मोमोन बहुत कुछ जानता था। उस पल मोमोन का ज्ञान ही उसकी मौत का कारण बन गया। सच बहुत खतरनाक था। अपने पुराने दोस्त को वहीं छोड़कर बहामुत वहां से निकल गया। उसे लगा कि उन दोनों ने मिलकर जो कुछ भी बनाया है उस पर हक सिर्फ उसका है। वो अपनी सारी मेहनत को ऐसे ले गया जैसे वो उसकी अपनी हो। मरते हुए जादूगर ने अपनी धुंधली यादों में सोचा कि न जाने उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कब उसे धोखा देने का फैसला किया होगा। उसे सच का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। मोमोन का शरीर तो मर गया, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। अपनी जादुई ताकत के टुकड़ों के सहारे उसने अपनी रूह को बचाए रखा और खुद को पूरी तरह मिटने नहीं दिया। उसकी नफरत और उसका इरादा उसे थामे रहे। एक ही जादुई मंत्र को बार बार पढ़कर उस जादूगर ने उसके असर को अपने सड़ते हुए शरीर पर छाप दिया। हर बार मंत्र पढ़ना एक तपस्या और दर्द भरा काम था, पर उसने अपनी रूह को हड्डियों से बांधे रखा। दशकों गुजर गए और बेचारा मोमोन महज एक कंकाल बनकर रह गया। उसके शरीर से मांस और गर्माहट गायब हो गई, सिर्फ एक खाली ढांचा बचा, पर उस खालीपन के अंदर कुछ ऐसा था जो मरने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसकी खोपड़ी के अंदर एक रोशनी चमकी, पहले हल्की सी, फिर तेज हो गई। जादूगर की रूह पूरी तरह वापस आ गई थी और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस गद्दार से बदला लेना जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। जिसने मोमोन का सब कुछ लिया था, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे कितनी भी पीढ़ियां गुजर जाएं। और जिसने जादूगर का भरोसा तोड़ा था, उसे ब्याज समेत कीमत चुकानी पड़ेगी। धोखे से मारे गए उस जादूगर की रूह एक गुप्त इमारत में छिपी रही और 1000 साल तक इंतजार किया। वो सदियों तक अपनी नफरत को धार देता रहा, बस उस मौके की तलाश में जब किस्मत का दरवाजा खुलेगा। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस बंद कमरे का पत्थर का दरवाजा चकनाचूर हो गया। सदियों बाद उस जादूगर को एक नई जिंदगी मिली। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार प्राचीन राक्षस बन चुका था और आखिरकार वो आजाद हो गया। वो अपने दुश्मन के वंशजों से बदला लेने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था और 1000 साल का गुस्सा भरा था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अपने सामने एक बहादुर दुश्मन को डटकर खड़ा देख मोमोन, जो अब पूरी तरह से एक लिच बन चुका था, बड़ी ही रूखी और पत्थर जैसी आवाज में बोला। उसकी बातें बहुत बेरहम थीं और जैसे जैसे उसकी डरावनी ताकत बढ़ती जा रही थी, उसने साफ कर दिया कि वो इस नए खिलाड़ी को जड़ से मिटाने की तैयारी में है। अचानक एक तेज रोशनी किसी तारे की तरह चमकी और उस टूटे हुए पत्थर के दरवाजे के टुकड़े हवा में धूल और मलबे की तरह उड़ने लगे।
वो राक्षस एकदम सीधा तनकर खड़ा हो गया, जैसे उसी पल का आनंद ले रहा हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। आखिरकार वो उस जंग की दहलीज पर था जिसके लिए उसने सदियां बिता दी थीं। पैरेलल चेन, जादू और श्रापों के उस तूफान के साथ लिच ने कसम खाई कि वो अपने नए दुश्मन को धूल में मिला देगा। वो जादुई लकीरें उसके चारों तरफ ऐसे लिपटी थीं जैसे मौत का कोई फरमान सुनाया जा रहा हो। अपनी ताकत को और बढ़ाने और दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने का पक्का इरादा करके लिच ने एक गुप्त विद्या का इस्तेमाल किया, ड्रैगन्स ब्रेथ। ये सिर्फ कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पुराना हथियार था जिसे उसने अपनी सदियों पुरानी यादों के गहरे पिटारे से निकाला था। उस पुराने राक्षस के चारों तरफ चमकती हुई जादुई मुहरें घूमने लगीं, जैसे आग का कोई ताज हो। उनकी चमक से हवा में एक कंपन सा महसूस होने लगा, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे इस हॉल में कोई भी चीज उसे अपना खौफनाक खेल जारी रखने से नहीं रोक पाएगी। राजकुमार लियोन कैवलन ने भी डटकर मुकाबला किया। वो बड़े आराम और शाही अंदाज में अपनी तलवार चला रहे थे। उन्होंने येलो ड्रैगन रिवर की जादुई ताकत को अपनी तलवार में समेटा ताकि लिच के उस जोरदार हमले को पीछे धकेला जा सके। उस लिच की खोपड़ी के अंदर, जो कभी जादूगर मोमोन हुआ करता था, गुस्सा आज भी अंगारों की तरह दहक रहा था। बहामुत की यादें मरने के बाद भी उसे तड़पा रही थीं, और वो नाम सुनते ही उसे पुराने जख्मों का दर्द फिर से महसूस होने लगता था। जंग के मैदान में डटे उस योद्धा ने राक्षस को बड़ी नफरत से घूरा और साफ लफ्जों में कहा कि वो सुयामे बहामुत का नाम दोबारा कभी न ले। लियोन की आवाज में एक अलग ही रोब और चिढ़ थी, जैसे उस जगह पर वो नाम लेना ही जिंदा और मुर्दा दोनों की तौहीन हो। फर्श पर सफेद रोशनी किसी सुबह की धूप की तरह फैल गई, जबकि दूसरी तरफ डार्क रेड मना किसी टपकते हुए खून की तरह बह रहा था। ये नजारा साफ बता रहा था, एक तरफ उजाले का प्रतीक राजकुमार था और दूसरी तरफ अंधेरे का पैगंबर वो लाल शैतान। लियोन कैवलन ने अपनी जादुई तलवार से लिच की उन मुहरों को ऐसे काट दिया जैसे वो कच्ची जंजीरें हों। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने जानी दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। साम्राज्य से भी पुरानी वो जादुई चालें उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। येलो ड्रैगन की रोशनी एक लाल मुहर के अंदर जा घुसी और उसे भीतर से ही उड़ा दिया। उस चमक के आगे वो मुहर चटक गई, जिससे उस भयानक राक्षस की ढाल कमजोर पड़ गई और पहली बार लिच को पीछे हटना पड़ा। अपनी उस जीतोड़ कोशिश के बीच राजकुमार की तरकीब काम कर गई और अब पलड़ा उनकी तरफ झुकने लगा था। लियोन का हर वार ये साबित कर रहा था कि उनकी ताकत महज दिखावा नहीं है, वो असली थी और उस राक्षस को भी घायल करने की हिम्मत रखती थी जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। लिच ने देखा कि लियोन उस जादुई घेरे को पूरी तरह सक्रिय नहीं होने दे रहे हैं और सही मौकों पर उसकी लय बिगाड़ रहे हैं। गुस्से में आकर उस राक्षस ने अपने अदृश्य गुलामों को हुक्म दिया कि वो राजकुमार के पैर जकड़ लें और उसे मौत के मुंह में खींच लाएं। निडर राजकुमार के सामने लाल मुहरों का एक और घेरा उभरा और साथ ही खोपड़ियों का झुंड भी मंडराने लगा। हवा उन डरावनी शक्लों से भर गई, जैसे लिच ने खौफ का कोई पिटारा खोल दिया हो। अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत करते हुए लियोन कैवलन ने लिच का मजाक उड़ाया, जो उसे सिर्फ जादू के सहारे रोकने की कोशिश कर रहा था। उनकी नफरत में भी एक अजीब सी शांति थी, जो सिर्फ तब आती है जब आपको पता हो कि आपकी तलवार और आपका इरादा किसी भी धमकी से ज्यादा मजबूत है। फिर पूरे जोश के साथ राजकुमार ने अपना हथियार जमीन में गाड़ दिया। ये हार मानना नहीं बल्कि एक ऐलान था, जैसे दुश्मन की जमीन पर झंडा गाड़ दिया हो। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ जो वो यहीं मिल गए, जहां से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, और अब सीधे इंसाफ होगा। येलो ड्रैगन का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, जो उन्होंने बुलाया था,
वो एक शक्तिशाली ड्रैगन की रूह की तरह उभरा और उसने लिच की मुहरों को बड़ी आसानी से तहस-नहस कर दिया। उस तेज रोशनी के सामने पुराने राक्षस का काला जादू फीका पड़ गया। वो लियोन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। लियोन की बढ़ती ताकत देखकर वो शैतान डर से कांपने लगा और चाहता था कि राजकुमार फौरन मर जाए। पर लियोन ने येलो ड्रैगन के 7वें रूप और तलवार के तीसरे रूप के साथ जवाब दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो अतीत के इस मुर्दे को मिटा देंगे और वो सब खत्म कर देंगे जो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। हार मानने को तैयार न होकर उस पुराने राक्षस ने टोटल डिस्ट्रक्शन नाम के 5वें स्तर के जादू का इस्तेमाल किया। उस जादू के दबाव से पूरा हॉल गूंजने लगा, मानो दीवारों को भी एहसास हो गया हो कि वो अगला वार शायद नहीं झेल पाएंगी। राक्षस के इस बढ़ते हमले को देखकर राजकुमार लियोन ने अपनी शाही तलवार पूरी म्यान से निकाल ली, जिसकी चमक ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी विरासत जाग उठी हो, एक ऐसी तलवार जो साम्राज्य के भरोसे का बोझ उठाए हुए थी। आखिरकार दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर हुई, जैसे किस्मत ही आपस में टकरा गई हो। उस जानलेवा मुकाबले में जीत सिर्फ सबसे ताकतवर की होनी थी और पूरा हॉल जैसे सांसें थामे इतिहास को बनते देख रहा था। आग के बड़े बड़े खंभे उठे और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, लपटें दीवारों और छत को चाटने लगीं। जहां राजकुमार और वो राक्षस लड़ रहे थे, वो जगह रोशनी और सायों की एक भट्टी बन गई थी और हर धमाके से ऐसा लग रहा था कि आसपास की दुनिया ही ढह जाएगी। यान, जो एक तरफ खड़ा होकर उखड़ी हुई सांसों के साथ ये सब देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस मुकाबले के आगे उसकी अपनी जंग बहुत छोटी लग रही थी, जैसे देवताओं की लड़ाई के सामने गली की कोई मामूली भिड़ंत हो। हाथ बांधे खड़ा यान ये सोचकर हैरान था कि लियोन कैवलन उस लिच से इतनी बराबरी की टक्कर कैसे ले रहे हैं। वो जंग इतनी खतरनाक और जबरदस्त थी कि यान को हंसी में ये ख्याल आया कि इन दोनों में से असली राक्षस है कौन। राजकुमार की उस चमत्कारी तलवार को देखकर यान को समझ आ गया कि ऐसी ताकत सिर्फ उसी के पास हो सकती है जिसे किसी ड्रैगन का आशीर्वाद मिला हो। ये वो ताकत थी जो इंसान होने के मायने ही बदल देती थी। लगातार उस जंग पर नजर टिकाए हुए यान को लगा कि राजकुमार की काबिलियत को परखने का ये बहुत अच्छा मौका है। उसने उनके चलने के तरीके, उनके सही समय पर वार करने और जादू के इस्तेमाल की हर छोटी बात को अपने दिमाग में बैठा लिया, जैसे वो भविष्य के लिए कोई सर्वाइवल गाइड तैयार कर रहा हो। लियोन लगातार अपनी तलवार घुमाते हुए येलो ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे और लिच को पीछे धकेलते जा रहे थे। ये देखते हुए यान खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि काश कभी उसका मुकाबला लियोन से हो, एक ऐसा सामना जिसमें उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ जाए। यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसे अपनी असलियत का एहसास हुआ। वो मुकाबला अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा था और अभी उसे अपनी महत्वाकांक्षा से ज्यादा अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना था। इस वक्त अपने गर्व या दुश्मनी से ज्यादा जरूरी ये था कि वो अपने परिवार को ढूंढे और पक्का करे कि वो सब सुरक्षित हैं। इसी बात पर ध्यान देते हुए यान ने सोचा कि जब तक राक्षस और राजकुमार अपनी जंग में उलझे हैं, वो चुपके से वहां से निकल जाएं। जैसे ही वो हिलने वाला था, धमाकों के शोर के बीच एक आवाज आई जिसने उससे पूछा कि वो कहाँ जाने की फिराक में है। सवाल बड़ा ही कैजुअल सा था, जैसे कोई मजा ले रहा हो, पर उसमें एक ऐसा रोब था कि यान के कदम खुद ब खुद रुक गए। ये स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन रोड्रिगो मेयर थे। उन्होंने यान को कंधे से मजबूत पकड़ के साथ पकड़ा और मजाकिया अंदाज में कहा कि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है, जैसे सारी मुसीबतें खास यान के इंतजार में ही बैठी थीं।
अपनी आंख के कोने से जब यान ने उस अफसर को देखा तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इन लिच राजकुमारों और जादुई रास्तों के चक्कर में वो कैप्टन रोड्रिगो की मौजूदगी को पूरी तरह भूल ही गया था, एक ऐसी भूल जो अब उसे बेवकूफ़ी भरी लग रही थी। यान का कंधा पकड़े हुए ही रोड्रिगो मेयर उन बातों की लिस्ट गिनाने लगे जो उन्हें खटक रही थीं। उन्होंने यान को उन भागे हुए कैडेटों की याद दिलाई, फिर उस लिच के अचानक आने की, और आखिर में बड़ी बेरुखी से कहा कि कैसे रिक्रूट नंबर 974 हमेशा मुसीबतों के बीचों बीच खड़ा मिलता है, जैसे तबाही को उसका नाम रट गया हो। जब यान ने उन्हें कैप्टन रोड्रिगो मेयर कहकर बुलाया तो उन्होंने उसे बड़ी ही नापसंदगी से देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक निराशा थी, जैसे कोई किसी ऐसे बच्चे को सुधार रहा हो जिसे तमीज होनी चाहिए थी। रोड्रिगो ने उसे फौरन टोकते हुए कहा कि यान को उन्हें सर कैप्टन कहना चाहिए। और यान, जो पहले से ही थोड़ा घबराया हुआ था, उसने अनजाने में वही शब्द दोहरा दिए। वो सम्मान उसे बोलने में बड़ा भारी और औपचारिक सा लग रहा था। रोड्रिगो को लगा कि आज की पढ़ाई लिखाई में कुछ तो कमी है, तभी ये लड़का अपने सीनियर के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने इशारा किया कि ये कोई बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये तो बुनियादी शिष्टाचार है जो हर सिपाही को अनुशासन सिखाता है। चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन ने इस बात को छिपाने की कोशिश की थी कि ट्रेनिंग सेंटर से कुछ लोग भाग गए थे ताकि बात ज्यादा न बढ़े, पर ऐसी संस्थाओं में राज कभी भी ज्यादा समय तक दबे नहीं रहते। जल्द ही उन भागे हुए लोगों की जानकारी वाले कागजात कैप्टन के हाथों तक पहुंच ही गए। रोड्रिगो ने उन्हें फौरन पढ़ा और उनकी आंखों में दिख रही शांति अब एक गहरी सोच में बदल गई थी। उन्हें पता चला कि रिक्रूट्स ने क्या किया था और वो इस घटना से साफ तौर पर नाखुश थे। भागना सिर्फ हुक्म की अवहेलना नहीं था, ये पूरे सिस्टम में एक दरार थी, और रोड्रिगो ऐसी दरारों को बहुत खतरनाक मानते थे। पूरी बात सुनने के बाद कैप्टन को खुद को शांत करने में काफी समय लगा। वो अपनी नीली आंखों से बस सामने की एक चीज को घूरते रहे, मानो खुद को फटने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। ये बात सामने आई कि ट्रेनिंग सेंटर से 4 लोग भागे थे, जिनके नंबर 10 से 900 के बीच थे। ये फासला ही अपने आप में चिंता की बात थी, जिससे साफ था कि ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूरे प्रोग्राम में फैली हुई थी। उनमें से 3 को संगठन के कर्मचारियों ने पास के जंगल में एक तलाशी अभियान के दौरान पकड़ लिया था और इससे पहले कि वो गायब होते, उन्हें वापस ले आया गया। पर उनका इतनी दूर तक पहुंच पाना ही सुरक्षा व्यवस्था पर गंदे सवाल उठा रहा था। उन भगोड़ों को ढूंढने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर से 3 नुमाइंदों की एक टीम जंगल भेजी गई थी। वो पेड़ों के बीच उन्हें आसानी से पकड़ने की उम्मीद में गए थे, अनजान थे कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। बाद में वो तीसरी टीम मरी हुई मिली, लाशें तो मिल गईं पर कोई जवाब नहीं, जबकि उस वक्त कैडेटों की सही लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। जंगल ने अपने राज छिपा लिए थे और रिपोर्ट से साफ लग रहा था कि वहां कोई और भी शिकार कर रहा था। रोड्रिगो मेयर ने साफ तौर पर कहा कि पास में मौजूद एक रिक्रूट ने दावा किया था कि भागने वाला शख्स वही था। ये बात बड़ी ही उलझी हुई और परेशान करने वाली थी, जिससे लग रहा था कि या तो पहचान गलत बताई गई या फिर जानबूझकर सुराग मिटाने की कोशिश की गई। अब यान को कैप्टन से पता चला कि संगठन के चीफ इंस्ट्रक्टर को उस आखिरी भागे हुए नौजवान की तलाश में खुद जाना पड़ेगा। मामला अब साधारण नहीं रह गया था, अब इसमें किसी मजबूत और तेज दिमाग वाले शख्स की जरूरत थी। उस सीनियर अफसर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम रेटिंग वाला लड़का उस तलाश टीम, चीफ इंस्ट्रक्टर और अब इस लिच की जंग से कैसे बच निकला। हिसाब बैठ नहीं रहा था और रोड्रिगो का शक हर नामुमकिन बात के साथ बढ़ता ही जा रहा था।
रोड्रिगो मेयर को नहीं लगता था कि यान सिर्फ किस्मत का धनी है, और उनके लहजे से ये साफ झलक रहा था। यान ने भी इन बातों को सिर्फ किस्मत नहीं कहा, क्योंकि उसने जो कुछ भी झेला था वो किसी गहरी साजिश और इत्तेफाक से कहीं बड़ी चीज जैसा महसूस हो रहा था। नए रिक्रूट के मुंह से ये बातें सुनकर वो बूढ़ा अफसर उसे बड़े गौर से देखने लगा। रोड्रिगो की साफ नीली आंखें यान को ऐसे देख रही थीं मानो वो उसकी रूह को तौल रहे हों, ये जानने के लिए कि जो वो कह रहा है वो बहादुरी है, धोखा है या उसकी किस्मत। आखिर में यान ने कंधे उचकाते हुए आधा मजाक में कहा कि ये उसकी सुपर लक होगी कि जरूर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो वो अब तक बचा हुआ है। पर रोड्रिगो मेयर ने सिर्फ अपनी भवें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि ये लड़का किसी बुजुर्ग की तरह मजाक कर रहा है, जबकि यान की मुस्कान के पीछे ये सच छिपा था कि उसे भी नहीं लगता था कि ये महज एक मजाक है। वे पत्थर की सीढ़ियों के पास ही रुके रहे, जहां की हवा में अभी भी जले हुए जादू मना की हल्की सी महक थी। यान ने डरते हुए बताया कि वह जाल उसे इतनी बुरी तरह जकड़ चुका था कि वहां से निकल पाना बस एक सपना जैसा लग रहा था। अगर एक पल की भी देरी होती या कोई गलत कदम उठता तो वह प्राचीन दानव क्रूएड वाइट का शिकार बन चुका होता। लेकिन तभी उसे वो मंजर याद आया जब क्राउन प्रिंस लियोन कैवलन ने उस अफरा तफरी को चीरते हुए बिना झिझके उसे मौत के मुंह से खींच लिया था। कैप्टन रोड्रिगो मेयर ने अपनी बात खत्म करने के अंदाज में पहले ही मुंह फेर लिया था। उनके चेहरे पर साफ शक दिख रहा था। उन्होंने यान की कहानी को किसी बचे हुए इंसान की घबराहट भरी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार नहीं किया, और न ही उन्होंने इसे किस्मत कहना सही समझा। पर यान अड़ा रहा। वह पूरी ईमानदारी से कहता रहा कि आज उसकी जान सिर्फ और सिर्फ किस्मत की वजह से बची है। भले ही कैप्टन को चमत्कारों पर भरोसा न हो, पर यान को तो पक्का था। कैप्टन रोड्रिगो के साथ हुई उस तीखी बहस में खुद को जीता हुआ मानकर यान ने थोड़ी ढिठाई से कहा कि उसे उम्मीद है कि उसे उस किस्मत के लिए सजा नहीं मिलेगी जिसके लिए लोग हमेशा उसे कोसते हैं। उसने बड़े आदमी की तरफ एक ऐसी नजर डाली जिसमें थोड़ी बगावत और थोड़ी मिन्नत थी, पर बदले में उसे सिर्फ कैप्टन की ठंडी नाराजगी ही मिली। कैप्टन की नजर में यान का यह बर्ताव बहादुरी नहीं बल्कि बदतमीजी थी, एक ऐसी हिम्मत जो अपने से बड़े अधिकारी के सामने भी सिर उठाने की जुर्रत करती थी। रंगरूट 974 यानी यान अक्सर बहुत ज्यादा ढीठ लगता था, एक ऐसा लड़का जिसे ये नहीं पता था कि कब झुकना चाहिए। पर तभी एक अजीब सा ख्याल मन में आया, क्या होगा अगर उसकी ये अकड़ किसी ऊंची पहुंच की वजह से हो सकता है कि वह किसी बड़े रईस खानदान का नाजायज बेटा हो, जिसे साम्राज्य ने चुपचाप कहीं छिपा दिया हो। यह बात नामुमकिन सी लगती थी, पर फिर भी दिमाग से नहीं जा रही थी, क्योंकि आज इस कालकोठरी में पहले ही बहुत कुछ नामुमकिन सा हो चुका था। जब जोश में भरे हुए यान ने पूछा कि क्या वह सीधे क्राउन प्रिंस लियोन कैवलन की मदद कर सकता है, तो कैप्टन रोड्रिगो मेयर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है और खतरनाक भी। जंग के मैदान में सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलता, और एक रंगरूट की नेक नियत सिर्फ चाहने भर से ताकत नहीं बन जाती। कैप्टन की नज़र में प्रिंस की मदद करने की बात एक बच्चे के सपने जैसी थी, जो ऐसी जगह पर जोर जोर से बोली जा रही थी जहां सपने देखने वालों की जान चली जाती है। कैप्टन के हिसाब से यान सिर्फ एक रुकावट बनता, एक और ऐसा शख्स जिसे बचाना पड़ता और जो ऐन मौके पर ध्यान भटकाने का काम करता। एक नया सिपाही बीच में कूदकर प्रिंस की मदद नहीं करता, बल्कि उनकी रफ्तार और उनके वार में बाधा डालता। यह सुनकर यान का चेहरा उतर गया, इसलिए नहीं कि बात गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। साम्राज्य के असली वारिस के सामने किसी और के लिए कोई जगह बचती ही कहाँ थी। इसके बावजूद यान बड़े गौर से उस लड़ाई को देखता रहा और हर हरकत को समझने की कोशिश करने लगा।
उसने देखा कि दानव क्रूएल ड्वाइट तब लड़खड़ा गया जब जीवन का पात्र उसके हाथ से निकल गया, पर वो राक्षस फिर भी नहीं मरा। वह बड़ी बेशर्मी से अपनी जान से चिपका रहा, मानो उसने मौत को भी धोखा दे दिया हो। यह देखकर यान के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो जिस्म के मामूली नियमों को मानता हो। यान के मन में एक गहरा शक पैदा होने लगा। क्या वह जीवन का पात्र पूरी तरह से खत्म हो गया था, या फिर कुछ हिस्सा, कोई बची कुची ताकत अभी भी बाकी थी, जैसा कि क्रूएल ड्वाइट ने अपनी कालकोठरी की गहराइयों में तैयारी की होगी। वह प्राचीन दानव 1000 सालों तक सिर्फ इत्तेफाक से जिंदा नहीं बचा था। अगर उसने कोई दूसरा रास्ता सोच रखा था, तो यान को डर था कि वे उसी खतरे के बीच खड़े हैं। यान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वो शापित कोर सक्रिय हो गया और बची कुची जान चूस ली तो क्या होगा। यह सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ने लगी। पर इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, जंग के हालात ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले जिंदा बचना जरूरी था, जवाब बाद में ढूंढे जा सकते थे। वैसे लड़ाई अब अपने खात्मे की ओर बढ़ रही थी। क्राउन प्रिंस लियोन कैवलन बड़ी मजबूती से खड़े थे और उन्होंने अपनी तलवार को जीत के अंदाज में ऊपर उठाया। उनकी तलवार क्रूएल ड्वाइट के ऊपर मौत बनकर मंडरा रही थी, मानो वह उस प्राचीन राक्षस का अंत करने ही वाली हो। एक पल के लिए सब कुछ बहुत सीधा सा लगा, नीचे बुराई और ऊपर इंसाफ। तभी कमरे में जादू की रोशनी का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि लगा मानो हवा के 2 टुकड़े हो गए हों। वह चमक हर तरफ फैल गई, पत्थर और कवच सब उस चकाचौंध में भीग गए। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया, जैसे जादू के नियम ही अचानक बदल गए हों। यह कोई मामूली जादू नहीं था, यह तो वजूद में आती हुई एक बेहिसाब ताकत थी। जब क्राउन प्रिंस लियोन को एहसास हुआ कि क्रूएल ड्वाइट किसी डरे हुए जानवर की तरह भागने की कोशिश कर रहा है, तो उनके मुंह से एक छोटी सी हंसी निकल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना पुराना जीव इस तरह घबरा क्यों रहा है। पर राक्षस ने बड़े ही कड़क और हताश अंदाज में प्रिंस को चुप रहने का आदेश दिया, मानो लियोन की आवाज उसकी किसी बड़ी योजना में खलल डाल रही हो। उसी तनाव भरे पल में क्रूएल ड्वाइट को लगा कि उसका जादू मना कम पड़ रहा है। जिस ताकत के भरोसे वह था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसे अपने अंदर एक बहुत बुरा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सारी शक्ति खींचे ले जा रहा हो। यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह चोरी थी, एक ऐसी खालीपन वाली कमी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। दानव का भरोसा डगमगा गया और पहली बार वह कमजोर दिखने लगा। उस प्राचीन राक्षस की नजर कैप्टन रोड्रिगो और उसके साथ खड़े रंगरूट पर पड़ी। वह उन्हें सिपाहियों की तरह नहीं, बल्कि उस शाप के मोहरों की तरह देख रहा था जिसे वह अब काबू नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, तीखी और पक्की। क्रूएल ड्वाइट को अपनी नाकामी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना था और उसका पूरा ध्यान अब उन पर टिक गया। यान ने खुद को और दूसरों को तसल्ली देने के लिए अंगूठा ऊपर, थम्स अप दिखाया। कमरे में मचे उस खौफनाक मंजर के सामने यह इशारा बहुत छोटा और अजीब था, लेकिन क्रूएल ड्वाइट को यह एक मजाक की तरह लगा, जैसे कोई उसकी हार पर हंस रहा हो। उसी पल दानव ने तय कर लिया कि यह लड़का ही उसकी बदकिस्मती की जड़ है, जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उस राक्षस की नजर में यान किसी कांपते हुए छोटे पिल्ले जैसा था, जो फिर भी उसे हिकारत से देखने की हिम्मत कर रहा था। यह बात क्रूएल ड्वाइट को किसी तलवार की चोट से भी ज्यादा चुभी। उसके दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही थी कि यान जैसा कोई मामूली लड़का उसे इस तरह कैसे देख सकता है, मानो वह हार चुका हो। दानव का घमंड यह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने नफरत को चुना। क्राउन प्रिंस लियोन की नजरें क्रूएल ड्वाइट पर टिकी थीं,
वे उसे वैसे ही परख रहे थे जैसे कोई शिकारी किसी घायल जानवर को देखता है। दानव का बर्ताव अजीब था, बहुत ज्यादा नाटक और छिपे हुए इरादे। लियोन बाहर से शांत थे, पर दिमाग में तेजी से सोच रहे थे कि इस तमाशे के पीछे की असली वजह क्या है। वे जानते थे कि राक्षस बिना किसी बड़ी योजना के इस तरह नहीं घबराते। तभी एक झटके के साथ क्रूएल ड्वाइट ने अपने ही कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़ों के फटने की आवाज बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना भेष नहीं बदल रहा, बल्कि किसी जख्म को कुरेद रहा हो। जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, उसने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में ऐलान किया, वह उनमें से किसी एक के शरीर पर कब्जा कर लेगा। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह उसकी मजबूरी से निकला एक पक्का इरादा था। राक्षस की बात सुनते ही लियोन के दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई पुरानी आवाज अचानक जाग उठी हो। उस आवाज ने पूरे यकीन के साथ कहा कि अब किसी जिस्म की जरूरत नहीं है और कब्जे के पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं। लियोन की सांसें अटक गईं, डर से नहीं बल्कि हैरानी से, मानो किसी बहुत बड़ी ताकत ने जवाब देने के लिए कदम बढ़ाया है। सबने देखा हवा में एक विशाल चमकती हुई आंख बन रही थी, जिस पर लाल रंग की जादुई मुहर धड़क रही थी। वह नजारा बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। कमरे में एक ऐसा दबाव महसूस होने लगा मानो कोई बहुत बड़ी चीज उन्हें देख रही हो। क्रूएल ड्वाइट लगातार धमकियां देता रहा, उसकी आवाज में नफरत और बर्बादी की गूंज थी। ताकत कम होने के बावजूद वह उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे क्रूएल ड्वाइट खुद को और ज्यादा खोलता गया, उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे एक असीमित गहराई दिखने लगी, एक ऐसा शून्य जिसके बीच में वह चमकती आंख थी। आसपास की हवा भी अजीब होने लगी, मानो वह रोशनी और हिम्मत दोनों को निगल रही हो। दानव ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा कि वह सभी इंसानों को खत्म कर देगा। वह कमरा अचानक उस खौफनाक मंजर के सामने बहुत छोटा लगने लगा। यह डोमेन एक्सपांशन था, एक ऐसी स्थिति जहां जादूगर की छिपी हुई इच्छा हकीकत बन जाती है और ताकत की एक अलग दुनिया बना लेती है। यह सिर्फ जादू नहीं था, बल्कि एक जुनून था जिसे हकीकत में बदल दिया गया था। साम्राज्य के बड़े लोग ऐसी तकनीक के बारे में फुसफुसाते थे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे ताकतवर खानदानों के मुखिया करते थे। इसे यहाँ देखना किसी मना की हुई ताकत को देखने जैसा था। यान और कैप्टन रोड्रिगो बस देखते ही रह गए। उनका शरीर पीछे हटने को कह रहा था, पर फर्ज उन्हें वहीं थामे हुए था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह वही खौफनाक तकनीक है जिसके बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी, ऐसी ताकत जो मामूली सिपाहियों को धूल की तरह उड़ा देती है। कैप्टन की आंखें सख्त हो गईं और यान का गला सूख गया। उन्हें पता था कि अब मुकाबला उस दौर में पहुंच गया है जहां एक गलती का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब जीत की कोई उम्मीद न देखते हुए क्रूएल ड्वाइट ने एक रूह कपा देने वाली आवाज में चीख मारी। उसने क्राउन प्रिंस लियोन को शाप दिया और उस बहादुर वारिस की मौत की कामना की। उन शब्दों में सदियों पुरानी नफरत भरी थी। पूरी जगह उस आवाज से थर्रा उठी, मानो वो कालकोठरी भी उस दानव की हताशा से डर गई हो। क्राउन प्रिंस लियोन के चेहरे पर एक पल के लिए डर दिखा और वे राक्षस का असली इरादा समझ गए। क्रूएल ड्वाइट बस जीतना नहीं चाहता था, वह उन सबको एक दूसरी दुनिया में खींचना चाहता था जहां उसी के नियम चलते हों। यह सोचकर ही लियोन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह तलवार से होने वाली मौत नहीं थी, बल्कि वजूद को मिटा देने वाली साजिश थी। यान ने फटी आंखों से उस भयानक मंजर को देखा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि कुछ करो, क्योंकि वह अपने और दूसरों के साथ ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था। वह डर सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि सबके लिए था। यान ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं,
यहाँ तक कि उसके नाखून खाल में गड़ गए। उसने खुद को टूटने से बचाए रखा। अब एक मामूली रंगरूट होने के नाते यान के सामने एक ऐसा सच था जो उसकी हैसियत से बहुत बड़ा था। अगर वे इस दुश्मन को खत्म करना चाहते थे तो उसे अपने अंदर की सारी जादुई ताकत मना झोंक देनी होगी, खुद को पूरी तरह खाली कर देना होगा। यह उस तरह की कुर्बानी थी जिसके बारे में पुराने सिपाही बस फुसफुसाते थे। पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। या तो वह चुपचाप सबको गायब होते देखे या खुद को जलाकर सबको बचा ले। अपनी पूरी ताकत और उस जीवन के पात्र की बची कुची ऊर्जा को समेटते हुए यान ने उसे अपने अंदर इकट्ठा किया। दबाव इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस सारी ताकत को क्रूएल ड्वाइट की तरफ मोड़ दिया। उसका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि दानव को हमेशा के लिए खत्म करना था। उसका इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। उस जवाबी हमले ने क्रूएल ड्वाइट को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने तो उस लड़के को बेकार समझकर भुला ही दिया था। एक पल के लिए उसका गुस्सा हैरानी में बदल गया। पर सच तो यह था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ताकत खत्म हो रही थी और हालात बिगड़ रहे थे। अब वह दानव एक लाचार इंसान के वार को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। क्रूएल ड्वाइट ने कुछ बोलने की कोशिश की, शायद कोई शाप देने या सौदेबाजी करने के लिए, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि मौत उसे जकड़ चुकी थी। क्राउन प्रिंस लियोन पूरी तरह तैयार थे। वे दानव की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और किसी झांसे में आने वाले नहीं थे। लियोन इस वक्त एक ऐसे जल्लाद की तरह थे जो पलक तक नहीं झपकाता, क्योंकि यहाँ रहन का मतलब खुदकुशी होता। एक छोटा सा मौका मिलते ही लियोन आगे बढ़े और अपनी खास ताकत येलो ड्रैगन की 5 इंद्रियां 5 सेंसेस ऑफ द येलो ड्रैगन को जगाया। उनके चारों ओर एक जादुई चमक फैल गई और उनकी समझ इतनी तेज हो गई कि दुनिया एकदम साफ दिखने लगी। आवाज, गंध, हरकत, सब कुछ बिल्कुल साफ था। वह चमक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, वह एक महान योद्धा के अपनी सीमाओं से पार जाने का संकेत था। प्रिंस लियोन को वार करना ही था, क्योंकि जरा सी भी देरी का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। उन्होंने पूरी ताकत से वार किया, पर तभी उनके हाथ में मौजूद वह शानदार तलवार अचानक टुकड़ों में बिखर गई। तलवार के टूटने की आवाज किसी बड़ी तबाही की घंटी जैसी थी। एक पल के लिए प्रिंस के पास सिर्फ एक टूटी हुई मूठ हेल्थ रह गई थी। क्रूएल ड्वाइट ने प्रिंस की कोशिश का मजाक उड़ाया, जैसे लियोन का वार किसी पुराने जमाने की बेकार चीज हो। उसका डोमेन एक्सपेंशन चालू था और उस जादुई दुनिया के अंदर कोई मामूली हमला उसे नहीं रोक सकता था। दानव को पूरा यकीन था कि प्रिंस की कोशिश बेकार जाएगी और वह सब कुछ निगल जाएगा। अपनी कमजोरी के बावजूद वह अकड़ दिखा रहा था। फिर भी लियोन पीछे नहीं हटे और अपनी टूटी हुई तलवार को ही आगे तान दिया। उन्होंने उस राक्षस को चुनौती दी कि वह पास आए। यह एक सोची समझी हिम्मत थी। अगर क्रूएल ड्वाइट को कोई जिस्म चाहिए था तो उसे लियोन के करीब आना ही होगा। प्रिंस की नजरें बिल्कुल नहीं डगमगाईं, भले ही आसपास की हवा भी उनकी दुश्मन लग रही थी। तभी वह हथियार बदल गया। जहां तलवार का ब्लेड होना चाहिए था, वहां जादुई रोशनी इकट्ठा हुई और उसने एक चमकती हुई धार ले ली। ऐसा लगा मानो लियोन के इरादे ने खुद दुनिया को मजबूर कर दिया हो कि वह उन्हें हथियार दे। वह नई रोशनी वाली तलवार उस बुराई का सामना करने के लिए ही बनी थी। क्रूएल ड्वाइट की झूठी दुनिया के सामने लियोन अपनी असली ताकत लेकर खड़े थे। येलो ड्रैगन की ताकतों के साथ एक असली ड्रैगन स्वॉर्ड सामने आ गई, एक ऐसी तलवार जो रोशनी से बनी थी और बेहद घातक थी। उसे पकड़े हुए लियोन कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों के किसी महान योद्धा लग रहे थे।
उन्होंने अपनी सांसें थामी और खुद को उस आखिरी हमले के लिए तैयार किया। अब मुकाबला रूह और अंधेरे के बीच था। अचानक उस कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। यह क्रूएल ड्वाइट की आवाज थी जिसे अब अपना अंत दिख रहा था। वह चीख किसी शिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव की थी जो हार चुका था। यहां तक कि पत्थर भी कांप उठे। उस एक चीख में 1000 साल का घमंड मिट्टी में मिल रहा था। लियोन ने अपना सिर झुकाया, हार मानकर नहीं बल्कि उस पल की गंभीरता को समझते हुए। आज की जीत उनकी थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत और पक्के इरादे से हासिल की थी। उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन को एक ऐसी लड़ाई में हराया था जिसने उन्हें उनकी हद से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उनके इस व्यवहार में एक सम्मान था, दुश्मन के लिए नहीं बल्कि उस अंत के लिए। क्रूएल ड्वाइट का शरीर अब बिखरने लगा था, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था कि यह अंत है। पर लियोन का फैसला अटल था। दानव चाहे जो भी सोचे, सच तो यह था कि सब खत्म हो चुका था। जैसे जैसे वह गायब हो रहा था, क्रूएल ड्वाइट कुछ बुदबुदा रहा था। वह इस बात से चिढ़ा हुआ था कि सदियों की उसकी मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। उसकी बातों में कड़वाहट थी, मानो उसे लगता हो कि दुनिया पर उसका हक है। पर उसके शब्द भी उसके शरीर की तरह जल्दी ही धुंधले हो गए। 1000 सालों से क्रूएल ड्वाइट ने अपनी योजना बनाई थी और अपनी नफरत को पालपोसकर बड़ा किया था। पर एक लड़के की वजह से, एक मामूली रंगरूट की वजह से, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने लियोन की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अब उसमें कोई दम नहीं बचा था। ताकत जा चुकी थी, बस अफसोस बाकी था। अपनी आखिरी बची कुची ताकत के साथ क्रूएल ड्वाइट ने अपना हाथ लियोन की तरफ बढ़ाया और उन्हें बहामुत कहकर पुकारता रहा, जैसे नाम लेने से सब कुछ बदल जाएगा। लियोन टस से मस नहीं हुए, पर वे शब्द एक शाप की तरह हवा में तैरते रहे। राक्षस मिट रहा था, पर जाते जाते भी अपनी बात ऊपर रखना चाहता था। चीखते हुए दानव को अब भी लग रहा था कि अगर यह सब उसने पहले सम्राट बहामुत के लिए किया था, तो शायद उसका वजूद बेकार नहीं गया। वह अपनी नाकामी को भी कोई मतलब देना चाहता था। उसे चाहिए था कि कायनात ये माने कि उसकी कोई अहमियत थी। उसका फैला हुआ हाथ अब गायब होने लगा था। वे उंगलियां जो कभी कवच को चीर देती थीं, अब राख और धूल बनकर उड़ रही थीं। वह अंत बहुत ही खामोश था। अब क्रूएल ड्वाइट न कुछ पकड़ सकता था और न किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, वह बस मिट रहा था। अब बस उसकी खोपड़ी का आधा हिस्सा बचा था, जो एक पल के लिए हवा में रुका और फिर बिखर गया। अपनी आखिरी इच्छा के साथ उसने लियोन से कुछ सीखने की कोशिश की, कुछ ऐसा जिसे वह अपने साथ ले जा सके। वह अब भी प्रिंस को बहामुत के योद्धा की तरह देख रहा था। उसकी सूनी नजरें मानो कोई जवाब ढूंढ रही थीं। अगले ही पल क्रूएल ड्वाइट पूरी तरह गायब हो गया। प्रिंस लियोन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उस जादूगर के नाम पर अब बस कुछ टुकड़े बचे थे जो फर्श पर गिरे हुए थे। वह जगह जहां कभी उस दानव का खौफ था, अब बिल्कुल खाली लग रही थी। लियोन ने अपनी थकी हुई नजरें ऊपर उठाईं। वे जानते थे कि वह भयानक जीव अब खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। यह राहत कोई खुशी लेकर नहीं आई, बल्कि एक ऐसी थकावट और शांति लेकर आई जो नामुमकिन को मुमकिन करने के बाद मिलती है। प्रिंस को यह भी पता था कि वे मौत के कितने करीब थे। अगर क्रूएल ड्वाइट ने अपनी वो तकनीक सही से पूरी कर ली होती, तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही वक्त और दानव की गलतियों की वजह से मिली थी। जब वह भयानक लड़ाई खत्म हुई, तो लियोन बहुत कमजोर दिख रहे थे। उस जंग ने उनका सब कुछ निचोड़ लिया था। पसीना और जादू का असर उनके शरीर पर साफ दिख रहा था।
जीत की कीमत चुकानी पड़ती है, और प्रिंस ने वह पूरी तरह चुकाई थी। कैप्टन रोड्रिगो यान के साथ पास आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक शहजादा खुद को इस तरह खतरे में डाल सकता है। उन्होंने थोड़ा बड़बड़ाते हुए अपना सम्मान जताया। प्रिंस ने अचानक यान की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या उसे चोट तो नहीं आई। यान ने थूक निगलते हुए बड़े ही आदर से प्रिंस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उस दानव से उसकी जान बचाई। इसके बाद क्राउन प्रिंस लियोन कैवलन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आदेश दिए, जैसे कोई मौत के मुंह से जीतकर निकला हो। उन्होंने कैप्टन रोड्रिगो मेयर को कैडेट यान को मेडिकल यूनिट ले जाने को कहा, और कैप्टन को न चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। प्रिंस और कमांडर की देखरेख में पूरा प्लान ठीक वैसे ही पहाड़ों की चोटियों पर अंजाम दिया गया जैसा सोचा था, और नतीजा सिर्फ सफल ही नहीं रहा बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। राक्षस की गुफा में सबसे पहले पहुंचकर उस नए लड़के ने खतरे के बढ़ने से पहले ही एक बड़ी बढ़त बना ली थी। उस गुफा की भारी शांति के बीच उसने वेसल ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया माना हार्ट तैयार किया। यह काम जितना नाजुक था उतना ही खतरनाक भी, जैसे अंधेरे में एक नई धड़कन बनाना। जब वह शक्ति उसके अंदर समाई तो उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जो इस बात का सबूत था कि उसने मौत के जबड़े से कुछ बहुत कीमती छीन लिया है।